अगर हम पुरातन व्यवस्था का अवलोकन करें तो हमको ऐसा लगता है कि परिवर्तन और निरंतरता दोनों देखने को, चाहे वो महाजनपद काल हो, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो मौर्योत्तर हो, चाहे वो गुप्त हो या गुप्तोत्तर हो, दक्षिण भारत हो या मुस्लिम काल हो या आधुनिक, इन सब में राजस्व व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। किसी ने कृषि पर अनुमानित कर लगाया। दरअसल राजस्व का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो कृषि ही थी, और प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल तक ये लगातार बनी। ये नहीं कि उद्योगों में हम परिवर्तित हो गए, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा राजस्व जो कलेक्ट किया जाता था वो कहाँ से किया जाता था? कृषि के क्षेत्र से। अब जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा कि कहीं पर 1/4 व्यवस्था है, कहीं पर उपज में से कुछ लिया जाता है, कहीं पर खेत बटाई है, कहीं पर लंग बटाई है, कहीं पर जब्ती है, कहीं पर बोकास, मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजस्व पद्धतियां चल रही थी। अंग्रेजों ने इन सभी राजस्व पद्धतियों को इकट्ठा किया और ठेकेदारी प्रथा की ओर उसे ले गए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर। और जब ठेकेदारी प्रथा की ओर लगे तो उन्होंने कहा एक पर्टिकुलर टैक्स फिक्स कर देते, मतलब उन्होंने खेती को बेच दिया, लीज पर दिया, और अब जो जिसने लीज पे लिया उसने टैक्स को बढ़ा दिया। यानी कि जो कर 1/10 भाग होता था, अब वो कर 1/20 भाग, 1/5 भाग हो गए, 1/10 से 1/5, फिर तो पता नहीं 1/2 कब हो गया। यानी कि मैक्सिमम पार्ट टैक्स में चला गया। इससे हुआ, इससे कृषि हताहत हुई, कृषि का क्षेत्र हताहत हुई। कृषि का क्षेत्र हताहत, और जब कृषि का क्षेत्र हताहत हुआ तो यहाँ पर या तो किसानों ने अपनी जमीनें छोड़ दी, कृषकों ने अपनी जमीन छोड़ दी, खेतीहर हो गए या भूमिहीन हो गए, या तो भूमिहीन हो गए, ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो मजदूर हो, या उन्होंने आंदोलन का रास्ता, रास्ता। इसका मतलब ये है कि ये आंदोलन की ओर चले, और कृषक आंदोलन हम देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति थी उसने कहीं ना कहीं कृषकों को, जो खेती हर किसान थे, उनको भूमिहीन कर दिया और आंदोलन के रास्ते पर भेज दिया, या वो मजदूर हो गए। ठीक, तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अब यदि आप भूमि सुधार की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने जो भूमि सुधार किए वो केवल राजस्व कलेक्ट करने के लिए, चाहे वो रैयतवाड़ी हो, चाहे वो बहालवाड़ी हो, और चाहे वो आपका स्थायी बंदी, एकदम क्लियर कट बात। ये तो था कृषि पर प्रभाव कि भाई राजस्व व्यवस्था तोड़ने पर अंग्रेजों की राजस्व व्यवस्था से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अब इससे आगे हम थोड़ा सा चलते हैं और हम चलते हैं क्रांतिकारी आंदोलनों की। और क्रांतिकारी आंदोलनों में हम आज एक आंदोलन की बात करते हैं जिसका नाम है 1857 की क्रांति। 1857 का आंदोलन आखिर हुआ क्यों, उसके परिणाम क्या हुए,
और उसके गर्भ से क्या निकला। बहुत सारे इतिहासकार अपना अपना मत देते हैं। मैंने पहले ही कहा, इतिहासकारों की बहुत बड़ी लड़ी है, बहुत बड़ा एक चैनल है। कुछ इतिहासकार जो भारतीय है वो ये कहते हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। जो गैर राष्ट्रवादी है वो ये कहते हैं कि विद्रोह नहीं था। अंग्रेज इतिहासकार अपनी अलग परिभाषा देने की जो है प्रयास करते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत का जो आंदोलन था, ये जो प्रथम आंदोलन भारतीयों का कहा जाता है, ये केवल अपने लिए लड़ी गई लड़ाई हो सकती है या अपने हितों को साधने का एक प्रोग्राम हो सकता है और वगैरह वगैरह। बहुत सारे इनमें जो है सुनियोजित एक शब्द यूज करते हैं अंग्रेज कि ये सुनियोजित व्यवस्था थी, सुनियोजित आंदोलन था। तो भारतीय इतिहासकार इसे असुनियोजित करने की कोशिश करते, कहते कि नहीं, अनप्लान्ड था, यह पहले से प्लान नहीं था। फिर यदि हम इसके गर्भ में जाते हैं, इसके अंदर तक जाते हैं, इसकी तह तक जाते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, यह आंदोलन वास्तव में प्लान्ड था, अनप्लान्ड नहीं था। चाहे भले ही इस आंदोलन की पटकथा कहीं बाहर निकली नहीं। प्रश्न ये उठा कि क्रांति करे को, आंदोलन करे को, आंदोलन की घंटी किसके गले में बांधी जाए। भारत का प्रत्येक वर्ग 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी आते आते तक 18वीं सदी के कंप्लीट और 19 के मिड में आते आते भारत में प्रत्येक वर्ग अंग्रेजों की दमनकारी नीति से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बहुत ज़्यादा प्रभावित। चाहे वो कृषक वर्ग हो, उससे पहले भारत में कृषकों के द्वारा विद्रोह किए गए, उससे पहले जब भले ही छोटे पैमाने पर हुए, बड़े पैमाने पर वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। क्यों? क्योंकि वो एक अभाव में उनके साथ ऐसा क्या अभाव था, वो था कम्युनिकेशन का अभाव, अर्थात एक दूसरे के साथ संचार माध्यमों का अभाव। क्योंकि वो एक स्थान पर ही अपना आंदोलन समेट कर रहे थे, चाहे वो जनजातीय आंदोलन थे, चाहे वो एक छोटे से एरिया में जो है संतों के द्वारा किया गया आंदोलन था। अर्थात ये छोटे छोटे आंदोलनों ने कहीं ना कहीं भारतीयों को इंस्पायर किया, कहीं ना कहीं भारतीयों को प्रेरित किया कि भैया तुम जो है अपने लिए आंदोलन कर सकते हो। अर्थात अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ जो अंग्रेज रूल्स बना रहे हैं, अंग्रेज जो भारतीयों के लिए नियम लेके आ रहे हैं, अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति है, अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति है, अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति है, उस नीति के खिलाफ कहीं ना कहीं आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। जैसे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम, लोग कहते हैं कि 1857 की क्रांति कृषक विद्रोह थी, कोई कहता है नहीं ये सैनिक विद्रोह थी, कोई कहता है नहीं ये सैनिक विद्रोह नहीं थी, ये तो जो है रियासतदार और राजाओं का विद्रोह था, कोई कहता है नहीं ये तो सामाजिक आंदोलन था, कोई कहता है नहीं ये तो संपूर्ण भारत का एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन था जो भारत में दमनकारी नीति अपना नहीं थी। आप जरा इसके एक एक जो है सेक्टर पर बात करने की कोशिश करते हैं कि इसके एक एक सेक्टर में है। दरअसल हम अभी तक अंग्रेजों के राजस्व सुधार पढ़ते हैं, हम अंग्रेजों की प्रशासनिक सुधार पढ़ते हैं, क्योंकि अंग्रेज भारत में जब आते हैं तो प्रशासनिक सुधार लेते हैं। उन्हें लगता है कि भारत में प्रशासन सही से नहीं चल पाए, इसीलिए भारत में प्रशासनिक सुधारों की झड़ी लग जाती है। चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो पुलिस सुधार हो, चाहे वो कलेक्टर का पद हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो। भारत में न्याय व्यवस्था, भारत में प्रशासनिक व्यवस्था, भारत में शासनिक व्यवस्था की पूर्णतः स्थापना का श्रेय अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत अच्छा मजबूत किया। आज आईपीसी सीआरपीसी तो आज भी जब भले अपने नाम बदल दिया मगर पढ़ वही रहे जो कान पालिश दे गए। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों के द्वारा ये जो प्रशासनिक सुधार थे, ये कहीं ना कहीं भारतीय समाज के लोगों को इफेक्ट कहीं ना कहीं प्रभावित करे। अब इसके अलावा ये तो राजनीति का क्षेत्र है,
भारत में राजनीति के क्षेत्र में अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी के साथ अपने पैर पसारने प्रारंभ कर दिए। और वो चालाकी क्या थी? वो चालाकी थी सहायक संधि, वो चालाकी थी हड़प नीति। सहायक संधि का मतलब जो मैनेजरी के द्वारा शुरू की गई वो थी क्या? सहायक संधि थी कि एक मजबूत शासक को अपने पास रख लिया जाए और दूसरे कमजोर शासक को उससे हरा दिया जाए और उसके बदले में कुछ नहीं लिया जाए, केवल छोटा सा राजस्व का अधिकार दे दिया जाए। इससे अंग्रेजों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। वो आर्थिक रूप से मजबूत होते गए। कहाँ? राजनीति के कंधे पर पैर। अंग्रेज राजनीति के कंधे पर पैर रखकर आर्थिक रूप से मजबूत होते चले गए। व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा हुआ, क्योंकि सहायक संधि, क्योंकि उनके दस्तक करने का उपयोग करने का जो है मंशा, उनकी जो राजाओं के साथ उनकी जो ट्विनिंग थी वो ये शो करती है कि वो राजनीति के कंधे पर पैर रखकर भारत में अपनी आर्थिक जड़ें जमाना चाहते हैं। वो अपनी आर्थिक नीतियों को विस्तारित करना चाहते हैं। इससे हुआ क्या? अब अंग्रेज एक काम चाहते हैं। अंग्रेजों ने ये कह दिया कि वो सहायक संधि के माध्यम से वो एक छोटा सा क्षेत्र राजस्व के लिए मिल जाएगा, बाकी उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इससे हुआ क्या कि वो राजनीति के रथ पर सवार होने लगे, आर्थिक नीति से निकल गए। कैसे? क्योंकि उन्होंने अब क्षेत्रवादी विस्तारवादी नीतियों को जन्म देना शुरू कर दिया। अब इसके साथ जब अंग्रेज थोड़े से प्रबल हुए तो उन्होंने सहायक संधि से निकलकर हड़प नीति को जन्म दिया, जो और बड़े क्षेत्र विस्तार की ओर चली गई। क्षेत्र विस्तार कर रहे हैं क्योंकि अब इनके पास आंदोलन है भी तो बहुत छोटे से स्तर पर, और जब छोटे से स्तर पर है तो इसीलिए अब ये क्या करना चाहते हैं? ये करना चाहते हैं कि भैया आप जो कर लो, हम तो अब विस्तारवादी नहीं बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि अंग्रेज अब आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से मजबूत। अब दो कारणों से ये बना। अब राजाओं को अब ये हराना शुरू कर, अब ये विस्तारवादी नीति अपनाई। जैसे हैदराबाद, जैसे मैसूर, जैसे तंजौर, जैसे अवध, जैसे पेशवा, जैसे भोसले, जैसे सिंधिया, जैसे सतारा, जैसे जैतपुर, जैसे संबलपुर, जैसे बघाट, जैसे झांसी, जैसे नागपुर, जैसे अवध जैसी क्षेत्रों को इन्होंने अपने क्षेत्रों में मिलाना प्रारंभ कर दिया। इससे हुआ क्या? इससे राजाओं में असंतोष की भावना बढ़ गई, इसमें रियासतदारों में असंतोष की भावना बढ़ गई। राजा इनके खिलाफ होते चले गए। जिन राजाओं की इन्होंने जमीनें छीनी, जिन राजाओं की रियासतें छीनी, वो राजा इनके विरुद्ध हो गए, और जिन राजाओं का सहयोग इनको मिलता रहा वो राजा इनके साथ गए। ये विस्तारवादी नीति ने राजाओं को इनके खिलाफ कर। किसानों की दमनकारी नीति ने, किसानों की राजस्व नीति जो इनके द्वारा बनाई गई, किसानों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनके द्वारा बनाई गई, किसानों की जो रैयतवाड़ी महलवाड़ी जो स्थायी बंदोबस्त बनाया गया, उसने किसानों को भूमिहर कर दिया और उनको आंदोलन के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया। अर्थात भारत का वो वर्ग जो बहुत मजबूती के साथ भारत में पैर जमाया हुआ था, दोनों अपने खिलाफ। अब भारत के तीसरे वर्ग की बात करते हैं, और तीसरा वर्ग आता है भारत में समाज। समाज में बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, और जब समाज में बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं तो उनमें उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में कहा, और सबसे पहले स्त्री प्रथा। मैं पहले कहता हूँ कि स्त्री को भारत में ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया और इनके द्वारा ज़्यादा महत्व दिया। यही कारण है कि सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बहुत सारी कुप्रथाओं को भारतीय समाज से इन्होंने बाहर कर दिया। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा? इनका नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय समाज का, भारत के लोग खड़े हो गए। उनको लगा कि कहीं ना कहीं अंग्रेज भारतीय संस्कृति पर अटैक कर, भारतीय संस्कृति पर आक्रमण कर रहे हैं, जबकि अंग्रेजों का कहना था कि भारत के समाज के बिगड़े हुए स्वरूप को अंग्रेजों के द्वारा, विकृत अवस्था को अंग्रेजों के द्वारा सुसंगठित और सुसज्जित और सौंदर्यकरण किया जा रहा है। अंग्रेजों का ये कहना था, जबकि भारतीयों का मानना था कि भारत की संस्कृति पर यदि कोई कुठाराघात कर रहा है तो वो अंग्रेज है। भारत की